हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियोस में हमने देखा एफोरिज्म नंबर 1, उसमें मिशन ऑफ फिजिशियन के बारे में बता रखा था कि व्हाट इज द मिशन ऑफ फिजिशियन। सेकंड में हमने देखा कि आइडियल क्योर क्या होता है, आइडियल क्योर के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, किस किस तरह से आप आइडियल क्योर तक पहुंच सकते हो। थर्ड एफोरिज्म में हमने ये देखा कि कौन कौन से नॉलेज जरूरी हैं इस आइडियल क्योर को अचीव करने के लिए। नॉलेज ऑफ मेडिसिन जरूरी है, नॉलेज ऑफ रिपीटिशन ऑफ डोज जरूरी है, नॉलेज ऑफ डिजीज जरूरी है, नॉलेज ऑफ प्रॉपर रिपीटिशन ऑफ डोज जरूरी है, नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू क्योर जरूरी है। उससे हम जो है आइडियल क्योर में पहुंच सकते हैं। आज हम देखेंगे एफोरिज्म नंबर 4। मैं रीड कर देता हूं। He is likewise a preserver of health if he knows the things that derange health and cause disease and how to remove them from persons in health। एफोरिज्म नंबर 4 में डॉक्टर न्यूमैन ये बताते हैं कि फिजिशियन एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ है, मतलब हेल्थ को प्रिजर्व करके रख सकता है फिजिशियन इफ ही नोज द थिंग्स, अगर वो उन चीजों को जानता है दैट डिरेंज हेल्थ, जो कि हेल्थ को डिरेंज कर रही हैं और कॉज कर रही हैं डिजीज को, एंड हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम पर्सन्स इन हेल्थ, और उन चीजों को किस तरह से पर्सन्स से रिमूव किया जा सकता है हेल्थ के अंदर। हेल्थ में अगर कोई पर्सन किसी तरह की गलत चीज को यूज कर रहा है या किसी तरह का गलत मेंटल एक्सर्जन उसके दिमाग में है, तो उसको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है ताकि पर्सन की हेल्थ बनी रहे। इस एफोरिज्म को बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया है डॉक्टर न्यूमैन ने आगे वाले एफोरिज्म में। अभी सिर्फ आप इतनी सी चीज को समझ लो कि सबसे पहले डॉक्टर हनीमैन ये बता रहे हैं कि एक फिजिशियन का, एक डॉक्टर का मिशन क्या होता है। और आगे बढ़ते बढ़ते फोर्थ एफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन यहां तक पहुंच गए हैं कि एक इंसान को, एक फिजिशियन को एक नॉर्मल हेल्थ को प्रिजर्व कैसे रखना चाहिए, ये सभी चीजें भी उसे पता होनी चाहिए। उसे ये पता होनी चाहिए कि किस चीज से बीमारी हो सकती है और किस चीज से पर्सन हेल्थ में रहेगा। और अगर वो हेल्थी पर्सन में से उन चीजों को रिमूव कर देगा तो पर्सन हेल्थ जो है, पर्सन की हेल्थ जो है वो प्रिजर्व रहेगी। छोटा सा था एफोरिज्म 4। और आगे, इसके आगे जो एफोरिज्म्स आएंगे उनसे हमें ये पता चलेगा कि ये जो चीज है किस तरह से प्रिजर्वेंस होता है, हेल्थ को किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है और हेल्थ को प्रिजर्व करना क्यों जरूरी है। ये सब चीजें जो है आगे वाले एफोरिज्म्स में हम देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट एफोरिज्म की तरफ बढ़ते हैं, एफोरिज्म 5। एफोरिज्म 5 बहुत इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है। मुझे मेरे गुरु डॉक्टर आर जी कुमावत सर ने ये बताया था कि एफोरिज्म नंबर 5 आपकी टिप्स पे होना चाहिए। एफोरिज्म नंबर 5 को कभी नहीं भूलना है। जब भी पेशेंट आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में एफोरिज्म नंबर 5 आना चाहिए। एफोरिज्म नंबर 5 इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट और इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट एफोरिज्म है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का। अच्छा, इससे पहले मैं एफोरिज्म नंबर 5 शुरू करूं, मुझे हमेशा एफोरिज्म नंबर 5 पढ़ते वक्त हमेशा डॉक्टर आर जी कुमार सर की याद आती है। थैंक यू सर, आपने मुझे एफोरिज्म्स के बारे में बताया, मुझे पढ़ने के लिए उत्साहित किया, और आज आपकी वजह से ही मैं ये एफोरिज्म्स के वीडियो बना रहा हूँ। और इन एफोरिज्म्स के वीडियो बनाकर मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से मुझे ये एक अननोन एस्पेक्ट जो था ऑर्गेनन का, मैंने 5 साल तक ऑर्गेनन के एफोरिज्म को पढ़ना जरूरी समझा ही नहीं था। उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस करने लगा, और जब मैं प्रैक्टिस करने लगा और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों मैं प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूँ, क्यों मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं दवाई को कैसे लूँ, कैसे मतलब उसमें चेंज करूँ, ये सब चीज़ें जो है मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं डॉक्टर आशीष सर के पास गया और उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर आपको होम्योपैथिक प्रैक्टिस करनी है तो द थिंग व्हिच इज़ मोस्ट नीडेड इज़ टू रीड द एफोरिज्म्स। और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा यार एफोरिज्म्स कैसे पढ़े जा सकते हैं, एफोरिज्म्स तो
मैंने कभी पढ़े ही नहीं। और इस तरह से फिर डॉक्टर आर.डी. बॉस ने मुझे कहा कि ठीक है, मैं आपको एफोरिज्म जो है वो साथ में आप पढ़ो, और जो समझ में नहीं आएगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद में मैंने ये सारे एफोरिज्म पढ़े हैं। अच्छा, इन एफोरिज्म को पढ़ने के बाद में डॉक्टर आर.जी. सर ने मुझे ये भी कहा कि इन एफोरिज्म को डेली आपको रीड करना है। चाहे आपने एक बार पढ़ लिए, फिर आप वापस से शुरू हो जाओ 291 तक, फिर पढ़ो, फिर 291 फिर पढ़ लिए, फिर से शुरू हो जाओ। इस तरह से मैं 5 बार ऑर्गेनन के सभी एफोरिज्म पढ़ चुका हूँ। हालाँकि हर बार एक नई अंडरस्टैंडिंग होती है, हर बार एक नई चीज़ पता चलती है कि यार ये चीज़ तो अपन ने पिछली बार समझी नहीं थी। और सिर्फ 5 बार में नहीं, अगर आप इसको 50 बार भी पढ़ लोगे, तो भी हर बार आपको एक नई चीज़ के बारे में समझ में आएगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको यही कहूँगा कि ये एफ़ोरिज़्म एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टूल है होम्योपैथिक प्रैक्टिस में। दिस इज़ नॉट द थ्योरेटिकल थिंग, दिस इज़ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ होम्योपैथिक प्रैक्टिस। सो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, इन एफ़ोरिज़्म को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। आप 2 बार पढ़ेंगे तो दूसरी बार फिर नया समझ में आएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो फिर नया समझ में आएगा। हमेशा ये एल्गोरिथम हमें कुछ ना कुछ नया समझाते हैं। सो फ्रेंड्स, एल्गोरिथम 5 रीड करता हूँ मैं। आप ध्यान से सुनिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम ऑफ द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। Useful to the physician in assisting him to cure are the particulars of the most probable exciting cause of the acute disease, as also the most significant points in the whole history of chronic disease, to enable him to discover its fundamental cause, which is generally due to chronic miasm. In these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient, especially when the disease is chronic, his moral and intellectual character, his occupation, mode of living and habits, his social and domestic relations, his age, sexual function, etc., are to be taken into consideration. फ्रेंड्स, एक तरह से केस टेकिंग का फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट मेन पार्ट हमें एफोरिज्म नंबर 5 में बताया गया है। फिजिशियन को असिस्ट कौन करेगा क्योर करते वक्त? कौन करेगा? द पर्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ द एक्यूट डिजीज। मतलब एक्यूट डिजीज में जब पेशेंट हमारे पास आता है, तो अगर फिजिशियन उसको एक्यूट डिजीज को ठीक करना चाहता है, तो उसके लिए असिस्ट करने वाली मेन जो चीज है वो क्या है? मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज। पेशेंट से ये पूछना होगा हमें कि आपको ये बीमारी कैसे हुई, मतलब उसका एलिमेंट फ्रॉम। एक्यूट में एलिमेंट फ्रॉम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब कल मैं जब गया था, बाहर गया था, तो मैंने हेलमेट नहीं पहना और मुझे 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, सर्दी बहुत ज्यादा थी, उसके बाद से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पेशेंट कि सॉरी, फिजिशियन को ये पता होना चाहिए कि अभी कौन-सा मौसम चल रहा है, अभी जो एयर्स चल रही हैं वो कोल्ड ड्राई एयर है, कोल्ड वेट एयर है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि जब वो उसका एलिमेंट फ्रॉम तो वहाँ से शुरू हो गया। अब ये एलिमेंट फ्रॉम में आप रिपर्टाइज़ कैसे करोगे? आपको पता कैसे चलेगा कि किस तरह से क्या बीमारी हुई? मतलब ये हुआ कि अगर ड्राई कोल्ड विंड्स चल रही हैं, उस मौसम में पेशेंट जो है वो लंबी यात्रा करता है, उसको हवा लग गई, तो वो एलिमेंट फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड, इसमें एकोनाइट की पैथोलॉजी स्टार्ट होती है। यही अगर बारिश में वेट वेट मौसम है, बारिश नहीं भी हो रही है, वेट मौसम है, और उस समय जो ड्राई कोल्ड विंड नहीं चल रही है, वहाँ वेट कोल्ड विंड चल रही है, तो वहाँ रस्टॉक्स, डलकामारा जैसी पैथोलॉजीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो आपको एक्यूट डिज़ीज़ में ये पता होना चाहिए कि जिस चीज़ से पेशेंट बीमार हुआ है, उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ का एक्साइटिंग कॉज़ क्या रहा है? आगे
as also the most significant points in the whole history of chronic disease। और यही चीज जो है, जब हम क्रोनिक डिजीज की पूरी हिस्ट्री लेते हैं तो यही बात मतलब एलिमेंट फॉर्म मतलब एक्साइटिंग कॉज जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बनाते हैं। क्रोनिक डिजीज की जब पूरी हिस्ट्री ली जाती है तो उसमें एलिमेंट फॉर्म एक सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बनाते हैं टू इनेबल हिम टू डिस्कवर इट्स फंडामेंटल कॉज। और इससे जब पेशेंट को, जब फिजिशियन को ये पता चल जाता है कि सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो एलिमेंट फॉर्म है क्रोनिक डिजीज के, ये पता चल जाता है तो इसकी वजह से टू इनेबल हिम टू डिस्कवर इट्स फंडामेंटल कॉज, और इससे फिजिशियन को हेल्प मिलती है फंडामेंटल कॉज को डिस्कवर करने में, विच इज जनरली ड्यू टू अ क्रोनिक मियास्म, जो कि जनरली क्रोनिक मियास्म की वजह से होते हैं। In these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient। नाउ लिसन, अब बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, मैं पहले ही बता चुका हूं एफोरिज्म नंबर 5 इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक फिजिशियन को टिप्स पे होना चाहिए। पेशेंट आया क्लिनिक पे और क्लिनिक पे आते ही डॉक्टर के दिमाग में एफोरिज्म नंबर 5 स्ट्राइक कर जाना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनना। अब हमने ये देखा, आधे पार्ट में हम ये देख चुके हैं कि हमें एक्साइटिंग कॉज के बारे में पता होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि हमें एलिमेंट्स फ्रॉम, किस चीज से पेशेंट बीमार हुआ है, चाहे वो क्रोनिक डिजीज हो चाहे एक्यूट डिजीज हो, दोनों में हमें ये पता होना चाहिए। लेकिन आगे डॉक्टर हनीमैन एक चीज और कह रहे हैं कि क्रोनिक डिजीज में जब हम इन एक्साइटिंग कॉजेस को देखते हैं तो हमें एक फंडामेंटल कॉज के बारे में पता चलता है, जो कि जनरली, जो कि क्यों है, क्योंकि उसके अंदर एक मियाज्म है। इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डॉक्टर एनिमैन ने आगे, सॉरी, आगे वाले एफोरिज्म्स में। लेकिन अभी हमें यही समझ लेना बहुत जरूरी है कि इस तरह से हमें क्रोनिक मियाज्म तक पहुंच पाते हैं। और जब इन दीज इन्वेस्टिगेशंस, इस क्रोनिक मियाज्म पर पहुंचने के लिए हम जो इन्वेस्टिगेशंस करेंगे उसमें क्या-क्या जरूरी है? द एसर्टेनेबल फिजिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। आपको फिजिकल कंस्टिट्यूशन जो है पेशेंट का वो निर्धारित करना होगा। आपको ये देखना होगा कि पेशेंट का कंस्टिट्यूशन कैसा है, और ये कब, स्पेशली व्हेन द डिजीज इज क्रोनिक। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो हमें चीज बताई जा रही है, एफोरिज्म नंबर 5 के दो टुकड़े कीजिए, एक है एक्यूट डिजीज और एक है क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज में हमें एलिमेंट फ्रॉम बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्रोनिक डिजीज में अगर हमें एलिमेंट फ्रॉम पता होता है तो हम उन एलिमेंट्स फ्रॉम से, बहुत सारे एलिमेंट फ्रॉम होते हैं क्रोनिक डिजीज में, एक एलिमेंट फ्रॉम नहीं होता, तो वो जो चीजें हैं उनसे हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो उस पेशेंट में जो क्रोनिक मियाज्म है उस मियाज्म तक पहुंच सकते हैं। और जब हम ये इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए? फिजिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। मतलब ये हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें ये पता है कि ब्राइनिया जो है वो ड्राइनेस को खत्म कर देगी, रेस्टॉक्स जो है वो मस्कुलर पेन को खत्म कर देगी, एकोनाइट जो है वो ड्राई कोल्ड विंड के द्वारा फीवर जो आया उसको खत्म कर देगी, और इसी से हमारी प्रैक्टिस चल जाएगी। तो ये हम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जब क्रोनिक पेशेंट आएगा तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एकोनाइट का कंस्टिट्यूशन कैसा है, रेस्टॉक्स का कंस्टिट्यूशन कैसा है। रेस्टॉक्स एक सेल्फलेस पेशेंट है, सेल्फलेसनेस उसमें कूट-कूट के भरी हुई है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। लैकिसिस जो है एक पैगनेट पेशेंट है। लैकिसिस थोड़ा फ्रिवोलस है। लैकिसिस जो है वो डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग, उसको बार-बार ऐसा लगता है कि मुझे दूसरों की वजह से इंजरी हुई है। लैकिसिस का जो पेशेंट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? लैकिसिस का पेशेंट जो है वो जिंदगी के
मजे लेने वाला पेशेंट है। लैकिसिस का पेशेंट जो है बिल्कुल फ्रैंक पेशेंट है। लैकिसिस का पेशेंट डोमिनेटिंग पेशेंट है। ये सब चीजें मतलब मेरा आपको मैटर मेडिका पढ़ाने का कतई उद्देश्य नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन एफोरिज्म नंबर 5 में डॉक्टर हनीमैन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जब आप मियाज्म डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन एसरटेन करना जरूरी है। Especially when the disease is chronic, his moral and intellectual character, उसका मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर पता होना जरूरी है। मोरल फीलिंग वांट्स ऑफ इसमें आर्सेनिक है और मोरल इंप्रेशन सेंसिटिव टू इसमें इग्नेशिया है। देखिए, अगर हम छोटी-छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे प्रैक्टिस के दौरान, तो हम आराम से मेडिसिन्स को फर्स्ट 2 भागों में आराम से बाँट सकते हैं, कहाँ आर्सेनिक और कहाँ इग्नेशिया। मतलब ये हुआ कि जिस इंसान में मोरल फीलिंग वांट ऑफ है, वो इंसान इग्नेशिया हो ही नहीं सकता है। इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, उस इंसान का इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, उसका ऑक्यूपेशन, व्हाट टाइप ऑफ वर्क ही इज़ डूइंग, मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स, उसका मोड ऑफ लिविंग कैसा है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, हिज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस, उसके सोशल और डोमेस्टिक रिलेशंस कैसे हैं। अगर वो इंसान फास्फोरस टाइप कॉन्स्टिट्यूशन का होगा तो उसके सोशल और डोमेस्टिक रिलेशंस अलग तरह के होंगे। अगर वो इंसान नेटरमियर टाइप का होगा तो उसके सोशल और डोमेस्टिक रिलेशंस अलग तरह के होंगे। एक वर्किंग वाला, एक जो कैलकेरिया पेशेंट होगा, उसका ऑक्यूपेशन अलग तरह का होगा और एक ट्यूबरक्यूलिनम पेशेंट होगा, उसका जो ऑक्यूपेशन होगा, वो अलग तरह का होगा। His age, sexual functions, etc. are to be taken into consideration. जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें अक्सर अक्सर जो बीमारियां होती है, वो कैलकेरिया ग्रुप की होती है। जो मेनोपॉज़ल एज की वुमेन्स हैं, मेनोपॉज़ल एज की वुमेन्स हैं, उनमें अक्सर जो बीमारियां होती है, वो लैक्सिस की होती है। आप समझ रहे हैं बात को? मतलब ये हुआ कि ये सब चीज़ें हमें केस टेकिंग के दौरान इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। आर टू बी टेकन इंटू कंसिडरेशन। ये सब चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए। मैं फिर आपको बता दूँ, एफोरिस्म नंबर 5 आपको 10 बार सुनना पड़े, 10 बार पढ़ना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन एफोरिस्म नंबर 5 इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एफोरिस्म नंबर 5 स्किप कर देते हैं, तो आपने ऑर्गेनल में कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इतना लिसन किया, सुना। और मैं आपको फिर यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरह के वीडियो से मुझे हेल्प मिल रही है, हमें हेल्प मिल रही है, तो आप इस चीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपको इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, आप ये चाहते हैं कि इस वीडियो के अंदर मुझे ये चीज़ और सुधारनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं उस चीज़ को और सुधारने की कोशिश करूँगा। मैं अपना दी बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।